नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। सर, डीएसए का आपका वीडियो मैंने देखा, मुझे बहुत मजा आ गया। किस तरीके से डीएसए करना, मैं एकदम एक्साइटेड हूँ। कल सुबेरे 12 बजे से मैं अपना डीएसए का कार्यक्रम चालू कर डालता हूँ। उसमें इतनी कमाई है तो फिर ये कमाई अपने को मिलना ही चाहिए। लेकिन क्या डीएसए सच में इतना ईजी है? डीएसए खतरनाक और टेढ़ी खीर है। ये कैसे है? अच्छा, इस टेढ़ी खीर को किस तरीके से हाथ में लेना है और खाना है, ये भी आज आप जानना चाहते हो, यस और नो? तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये टेढ़ी खीर क्यों है ये पता चलेगा और उसका सॉल्यूशन क्या है ये आपको मालूम चलेगा। तो 10 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, आपको यह समझना पड़ेगा कि डीएसए कोई इजी कार्यक्रम नहीं है, कोई इजी काम नहीं है, और इसके लिए मेहनत नहीं लगेगा। मत सोच लेना अपने आप फाइल मेरे पास आ जाएगा, मत सोच लेना बैंक मेरे को ढूंढ रहा होगा कि कब मैं उसको डीएसए दे दूं, और क्लाइंट मेरे को ढूंढ रहा होगा कि कब मैं इसके जरिए जाके लोन ले लूं और मेरा बैंक अकाउंट को उन लोग ढूंढ कर उसमें पैसा डाल देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोचना आसान है, करने में बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी, और वो क्या आएंगी मैं नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूं। सेकंड पॉइंट ये है कि डीएसए में पैसा बहुत ज्यादा है। सर, उसमें इंटरेस्ट आपका है कि नहीं ये देख लो। इसका मतलब डीएसए नीड्स इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं, अगर आपको पेपर देख के बुखार आ जाता है, अगर आपको क्लाइंट से बात करने में असुविधा होती है, थोड़ा सा भी ऑब्जेक्शन पूछता है, तो फिर आपको लगता है कि अरे यार ये मैं कहां फंस गया यार, सीधा सीधा माल है, उसको लोन चाहिए, मैं दिला रहा हूं, फिर क्यों मेरे से इतना प्रश्न पूछ रहा है? तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा ना तो आप इंटरेस्ट से बताओगे। अगर वो पूछते हैं इंटरेस्ट रेट क्या है, तो आप बता सकते हो यार, जबरदस्त क्वेश्चन पूछे और ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बता दूं सर, इंटरेस्ट रेट ये, प्रोसेसिंग फीस इसमें ज्यादा क्यों है? तो बोलना बिल्कुल बताता हूं सर, प्रोसेसिंग फीस क्यों ज्यादा है, क्योंकि आपका सिविल कमजोर है, या जो भी कारण है आप एक्सप्लेन करने के लिए इंटरेस्टेड होने चाहिए, इस बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड होने चाहिए। अच्छा सर, मैं ही सब डायलॉग क्यों मारूं? सेल्समैन जरूर डायलॉग मारेगा, लेकिन मालिक को डायरेक्टली देखता है ना कि मालिक इंटरेस्टेड है तो वो भी इंटरेस्टेड है, मालिक अगर डल है तो वो भी डल है, मालिक का जो सोच है वही उसका सोच है। वो बोलता है किसी भी तरीके से लोन कोई भी चिपका के आ जाए जिसमें ज्यादा प्रोसेसिंग फीस है, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, वो वाला चिपका के, उसमें अपने को कमीशन ज्यादा मिलता है, जा क्लाइंट ढूंढ के आ जा। लेकिन इसका मतलब ये कि गलत कल्चर चालू कर दिया। आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको कैसे भी इस बिजनेस से एक्सटॉर्शन करना है, इसका मतलब बिजनेस से वसूली करना है। बिजनेस भगवान है, कस्टमर भगवान है, ये भगवान लोगों को उनसे वसूली करने नहीं जाना है, हम लोगों को उनके पास जाना है, सेवा करने जाना है, इस बिजनेस में रहने के लिए जाना है, इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए जाना है, बिजनेस से निकालने नहीं जाना है। इसलिए इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, ये सेकंड पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट यह है कि ये बिजनेस कमिटमेंट मांगता है, न सिर्फ कस्टमरों के प्रति, आपका बैंक और एनबीएफसी के प्रति भी कमिटमेंट मांगता है। और एक चीज और बता दूं, बैंक और एनबीएफसी आपको बताएंगे कि ये वाला काम इस रेट पे आपको करना है, लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत अच्छे फाइल्स लेकर जाते हो, अपना रेपुटेशन अच्छे से बनाते हो, तो बैंक को आप समझा सकते हो कि सर इस जगह पे ये वाला प्रोडक्ट सही है और इसको मैं प्रमोट कर रहा हूं, आप भी इस चीज को मेरे टारगेट में शामिल कर लीजिए। चाहे आप डीएसए कॉर्पोरेट वाले हो, चाहे इंडिविजुअल वाले हो, आप अपने टर्म्स रख सकते हो जब आप सही तरीके से काम कर रहे हो। अगर गलत तरीके से काम कर रहे हो, परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो बैंक वाला जितना मर्जी उतना प्रेशर देता रहेगा। लॉयल्टी तो बहुत दूर का बात है, मजबूरी बन जाएगी आपकी, यस और नो? तो इसका मतलब ये, आपको बैंक और एनबीएफसी के साथ में प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पड़ेगा। उनको मानना पड़ेगा कि परिवार का हिस्सा है, आप उसके गुलाम नहीं हो, न ही वो आपका गुलाम है। दोनों एक दूसरे का मदद करने के लिए जुड़े हैं। इसीलिए बैंक और एनबीएफसी के साथ में रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना है, कस्टमर के साथ तो करना ही करना है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर मैं सीधा कल सुबह से चालू करता हूं, नहीं, इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है। चौथा पॉइंट यह है, इट नीड्स ट्रेनिंग। आपने कोई ट्रेनिंग लिया नहीं, आपने कोई सीखा नहीं, कभी जिंदगी में कहीं गया नहीं, और सीधा जाके बोलो कि यार इसमें मेरा दोस्त था, वो 2 साल के अंदर में 3 गाड़ी खरीद लिया, 3 टोक जमीन जो बिक रही थी वो सस्ते में वो खरीद लिया। इसमें लाइफ भर में जो पैसा नहीं कमा सकते अपन 2 साल के अंदर कमा सकते हैं। लेकिन वो 2 साल के अंदर में ये कमाने के लिए उसके पीछे उसने क्या किया, उससे पीछे उसने क्या सीखा, उसके पीछे कौन सा स्ट्रगल उसने किया, कौन कौन सी परेशानी, कौन कौन सा लॉस उसने झेला, एक बार अपने दोस्त से इंटरव्यू लेकर देख लो। रियल चीज आपको तब पता चलेगा जब आप ट्रेनिंग लेने जाने। अच्छा, ये डायलॉग के बाद भी आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारा डीएसए का ट्रेनिंग अभी ऑनलाइन चालू होने वाला है, उसको आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा वाराणसी में 17 मार्च को हमारा प्रोग्राम है, उसमें आप आ सकते हो, और दिन भर फिजिकली आप हमारे साथ में बहुत सारी चीजों को सीख सकते हो। सेल कैसे करना है, डिसबर्समेंट किस तरीके से करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, और भी बहुत सारी चीजें होटल रेडिसन में प्रोग्राम है। अगर आप ये वीडियो उससे पहले देख रहे हो तो फिर जल्दी से आप रजिस्टर कर सकते हो। और इसके अलावा ऑनलाइन हमारा फाइनेंस ट्रेनिंग
हमेशा अवेलेबल रहता है। हर महीने हमारा प्रोग्राम होता है। इस महीने वाले में आप तुरंत ज्वाइन हो सकते हो। डीएसए का ऑनलाइन ट्रेनिंग 4 हफ्तों का, अनलिमिटेड चीजें आप उसमें सीख सकते हो। मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी सीखो, खुद जाकर सीखो, ऑनलाइन मेरे पास सीखो, ऑफलाइन मेरे पास सीखो, या कहीं भी जाकर सीखो, सीखो सीखो सीखो। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही आप बिजनेस चालू करने वाले हो डीएसए का, आपको अपना सोर्सेज का एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैं कैसे कैसे लोगों को जानता हूं, किसको किसको जानता हूं, वो व्यक्ति का सर्कल क्या है, वो सर्कल से मुझे कुछ बेनिफिट हो सकता है क्या। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं सर, मैं तो सर्कल तो बाद में बना लूंगा। बना लोगे, लेकिन अभी तुरंत में तुम्हारे पास में कुछ तो ऐसा कनेक्शन होना चाहिए जिसके पीछे आप दौड़ के कुछ तो बिजनेस लेकर आके अपने आप को सर्वाइवल मोड में लेकर आ सको। और ये अगर एनालिसिस आज नहीं किए तो कल भी होने नहीं वाला है। आज आपने अगर ये एनालिसिस कर डाला तो फिर आप इसी सोर्सेस से मल्टीपल लेवल तक जा सकते हो, और वो रिलेशन बढ़ाते बढ़ाते आप सोच भी नहीं सकते कहां तक पहुंच जाओगे। तो अपने सोर्सेस का एनालिसिस करो। और मुझे पूरा विश्वास है, आपको लगता है सर मैं कम लोगों को जानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है जितने लोगों को भी आप जानते हो कि उसमें से कुछ वैल्यूएबल होंगे। एक वैल्यूएबल आदमी अपने जैसे 100 वैल्यूएबल आदमी को जानता होगा, या 10 को जानता होगा। आप वो 10 में से 2 जन से दोस्ती कर लो, वो 2 जन से और 10 जन से दोस्ती कर लो। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग आपका पर्सनल हो जाएगा। वो वाला मल्टी लेवल नहीं जिसमें एक के नीचे एक बनाते हैं, ये कनेक्शन का मल्टी लेवल हो जाएगा। कैसा रहेगा? तो ये सोर्सेज का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। छठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे कनेक्शंस और एसोसिएट्स का जो डिसीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी अपने साथ रख लिया, सर ये बोलता है कि मैं 10 जगह से एकदम लगातार फाइल्स लेकर आता रहूंगा, मैं उसको अपना पार्टनर बना लिया। वो फलाना बोलता है कि मेरे बीवी का भाई है, तो फिर उस साले को मैं अपने अंदर में ले लिया, क्योंकि साला एकदम बुरा गरीब टाइप का आदमी है, लेकिन बोलता है जीजा जी, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं कर डालूंगा। तो मैं इसको क्या पता नहीं क्या बोलने वाला हूं, लेकिन उसको रख लिया। सर क्या करूं? क्योंकि एसोसिएट बनाना जरूरी है ना सर, उसके कारण अपना धंधा बढ़ जाएगा। मर जाएगा भाई। देख ले, किसी को भी रिलेटिव को रखने से पहले 100 बार सोच लेना, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर कट कर लेना, पेपर में स्पेशली साइन करा लेना, ताकि तुम्हारी बीवी तुम्हारे को घर से बाहर ना निकाले और तुम्हारे घर वाले भी तुमको घर से बाहर ना निकाले। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रोफेशनली जिसको आता है, या मेहनती है, या जो एलिजिबल है आपके पर्टिकुलर काम के लिए आपके डीएसए बिजनेस के अंदर में, केवल उसी को लीजिएगा। और हो सके तो जॉब में रखने के लिए ज्यादा लोगों को प्रयास करिएगा। पार्टनरशिप या एसोसिएशन के लिए किसी को भी अगर अप्ला रहे हो तो थोड़ा सोच समझ लेना। एक और चीज है जहां पर कनेक्शंस की बात होती है, जैसे बहुत सारे बैंक के सेल्स पर्सन होते हैं, एनबीएफसीज के सेल्स पर्सन होते हैं जो डायरेक्ट कंपनी रोल पे, उनके साथ जो कनेक्शंस होते हैं वो देख समझ के करिएगा, ताकि आप पूरे डिफॉल्टर लोगों का पेपर लेके तो नहीं पहुंच जा रहे हो काम कराने के लिए। आपका इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि टारगेट मार्केट और मार्केट एनालिसिस कभी किया ही नहीं। हमारा टारगेट मार्केट कौन है पता ही नहीं। किसी से भी मिलके मांगने लगे, दे दे भाई कुछ तो फाइल दे दे। सीए के पास गए, सर कुछ तो फाइल दे दे। सीए बोला भाई भगवान बैठा हूं, क्या चाहिए बोल। तो बोलते सर कुछ भी दे दो। कुछ भी मैं तो झापड़ भी दे सकता है, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, उससे धंधा होने वाला नहीं है। इसलिए आप बता सकते हो सर मेरे पास में ये 2-3 चीजें हैं जिसमें मैं काम कर सकता हूं। अगर आपके पास में 2-2 क्लाइंट भी अगर आप रेफरेंस देते हो तो तुरंत आप फोन लगा दो, मैं उसके पास चला जाता हूं। टारगेट मार्केट, आपको किसको टारगेट करना है, कितने लोगों को टारगेट करना है, मार्केट हमारा कहां पर है और वहां पर कितने कस्टमर पॉसिबल है, वो कस्टमर किसके पास आते जाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग उनके तक पहुंच सकते हैं, क्या उनको हमारा कोई दोस्त जानता है। ऐसे टारगेट मार्केट डिसाइड करना है, फिर वहां तक कैसे पहुंचना है ये डिसाइड करना है। मार्केट एनालिसिस करना है कि हमारे मार्केट में, कई बार बोलते हो सर मार्केट पूरा एग्जॉस्टेड है। मार्केट एग्जॉस्टेड होगा भाई, लेकिन तुम्हारा भी तो कुछ रोल है, तुम भी तो पैदा हुए, तुम्हारे से पहले भी 150 करोड़ लोग पैदा हो चुके हैं, फिर भी तुम पैदा हो गए, लेकिन तुमको उस समय गिल्ट फीलिंग नहीं हुआ, नहीं सर मैं वापस चले जाता हूं, 150 करोड़ हो गए, भगवान का कोटा पूरा हो गया, पता नहीं मैं क्या एक्स्ट्रा आ गया। नहीं भाई, आप आए हो तो आप बिजनेस को भी एक्सपैंड करने की जरूरत है, मार्केट भी एक्सपैंड होता रहेगा, बिजनेस पूरे भारत में हमेशा बढ़ते रहेगा, पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा, लोन का रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होगा। इसीलिए आप ये भूल जाओ कि ये मार्केट में सैचुरेशन है, आप क्या काम कर रहे हो, दूसरे से बेहतर काम कर रहे हो कि नहीं, मार्केट एनालिसिस आपने किया कि नहीं, टारगेट एनालिसिस, टारगेट कस्टमर एनालिसिस किया कि नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी। 8वां पॉइंट है, राइट मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब कहीं पर भी मार्केटिंग के लिए दौड़ रहे हैं, 2 आदमी को रख दिया सर्वे में, आदमियों को दौड़ाते जा रहे हैं, भाई फाइल लेके, फाइल लेके कहां दौड़ा रहे वो भी तो देख लो। मार्केटिंग तो करो, किसी तरीके से कस्टमर हमारे से कनेक्ट हो जाए, ये तो करो, कुछ तो करो जिससे कि कस्टमर हमारे पास आए, कम से कम पता लगाएं। और उसका राइट मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एजुकेशनल कंटेंट देना चालू कर दिया, एग्जांपल दे रहा हूं ना, बहुत जबरदस्त एग्जांपल है, नोट कर लेना। एजुकेशनल कंटेंट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने कंपनी के बारे में, फाइनेंस के बारे में, अलग अलग बैंक के जो स्कीम्स के बारे में, तो लोगों को लगेगा कि इन लोग प्रॉपरली गाइड करने वाले लोग हैं, इनसे बात करना चाहिए। अगर आप होम लोन के बारे में बात करते हो
तो आप बताओ कि 6%, 7%, 8%, 8.5% तक के अलग अलग रेंज के होम लोन है, उसके कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे पास आ सकते हो। दिए गए नंबर पे इस समय से इस समय तक कॉल कर सकते हो। हम लोग आपकी सेवा के लिए, जानकारी देने के लिए मुफ्त में उपलब्ध हैं। एग्जाम्पल, अब यही इंस्टा में चला गया, यही फेसबुक में चला गया, यूट्यूब में भी आपका चैनल है और भी दूसरे चैनल में आपने इसको अपडेट कर दिया, ब्लॉग्स बना दिए, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो फिर आपको फायदा होने वाला है। तो राइट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। नौवा बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर भगवान है, उसको प्रेम से हैंडल करना है। हैंडल विथ केयर नहीं, वो सामान नहीं है, प्रेम से उनके साथ में डील करना। क्यों? क्योंकि अगर आप कस्टमर को गॉड मानोगे तो कस्टमर के सारे रिक्वायरमेंट जो वो सोच सकते हैं वो सबसे पहले लेकर जाना। आप देखो कि जब भी पंडित पूजा करने बैठता है ना, उसको सब पता है कौन कौन सा सामग्री लेके बैठना है, उसके बाद सीधा मंत्र पढ़ना चालू करना है। उस समय नहीं बोलेगा ये भी लाओ वो भी लाओ, सीधा कस्टमर के पास जाते हो तो सारा पूजा सामग्री, सारा जानकारी, सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारा जो साइन करना है, कोई भी चीज अगर नहीं छूटे तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद कस्टमर को बताओ अपने नॉलेज के हिसाब से, सामने वाले के फायदे के हिसाब से। कस्टमर आपसे भी लव करेगा और आप भी कस्टमर को लव करोगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट ये काम में होना चाहिए। मैंने सेकंड पॉइंट बताया था, याद है? यस और नो। तो फिर आप कस्टमर को प्रेम से डील करो। 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनबीएफसी और बैंक के कोऑर्डिनेशन में हमेशा रहने की जरूरत है। लगातार उनका जो भी मेल है, उनके जो भी ऑफिसर्स हैं, उनसे बातचीत करते रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर कहीं पर भी नहीं यार मैं बिजनेस नहीं दे रहा हूं, मैं अवॉइड कर लेता हूं, ऐसा अवॉइड करने से वो आपको एज ए पर्सन, एज ए स्टैंडर्ड पर्सन वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे और बोलेंगे ऐसे ही कोई छूट भैया है, ढंग से काम नहीं करता है, जब रहता है तब आता है, नहीं तो फिर नहीं आता। एक तो फाइल लेके आता है तो पूरा खून निकाल लेता है, अब भी करो अब भी करो अब भी करो, लेकिन बाकी टाइम हम फोन करते हैं तो उठाता नहीं है। तो ये इमेज आपका नहीं आना चाहिए। बैंक वालों को लगना चाहिए दीपंकर समझदार जेन्युइन आदमी है, जब फोन किया मस्त उठाता है, उस समय एक्सप्लेन भी करता है, नहीं किया काम तो भी फोन उठाता है, बताता है कैसे नहीं हुआ, किस समय क्या करने की जरूरत है वो बताता है। वो हमसे हेल्प भी मांगता है कि सर इस जगह पे मुझे आपके हेल्प की जरूरत है, ट्रेनिंग नहीं हुआ, उसके नए स्टाफ है तो हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में भी वो अपने स्टाफ को लेकर आता है, खुद भी ट्रेनिंग करने आता है। ऐसे कम्युनिकेशन और आपका कनेक्शन प्रॉपर रहेगा बैंक और एनबीएफसी के साथ में, तभी डीएसए बढ़ सकता है। तो ये 10 पॉइंट आपको जिताते हैं। 10 पॉइंट डीएसए में आपको फॉलो करना है। नहीं किया तो क्या होगा? डीएसए कौन सा खीर है? टेढ़ी खीर है, सब कोई उठा नहीं पाएगा, ना तो उसका मजा ले पाएगा। जिंदगी जीना है, डीएसए जबरदस्त करना है, शानदार पैसे कमाना है, एंजॉय भी करना है और खुश भी रहना है। चाहते हो? यस और नो तुरंत करो। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। कमेंट्स जरूर करिएगा प्लीज। आपका दिन जबरदस्त हो।